अगर आपको पता चले कि जिस चीज से आप अमीर बने वो चीज सिर्फ 20 साल में खत्म होने वाली है, आप क्या करोगे? दुबई के शेख ने यही सवाल खुद से पूछा था। 1966 में उनको तेल मिला, लेकिन उनके एडवाइजर्स ने उन्हें एक चीज साफ साफ बता दी, ये तेल सारे दिनों का नहीं है। दुबई ने वो किया जो कोई भी ऑयल रिच कंट्री नहीं करती, उसने तेल पे भरोसा ही नहीं किया। आज हम समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा डेजर्ट फिशिंग विलेज, जहाँ कभी सिर्फ पर्ल डाइविंग होती थी, दुनिया का बिजनेस और टूरिज्म कैपिटल बन गया बिना ज्यादा तेल के। और इसके पीछे एक ऐसा डिसीजन है जो आज भी बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। चलिए पहले समझते हैं रिसोर्स कर्स क्या होता है। जब किसी देश को अचानक नेचुरल रिसोर्स मिलता है, तेल, गैस, मिनरल्स, तो यूजुअली क्या होता है, सरकार आलसी हो जाती है। सब कुछ एक ही चीज पर डिपेंड करने लगता है, बाकी इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं होती। वेनेजुला देख लो, नाइजीरिया देख लो, दुनिया की सबसे ज्यादा ऑयल रिच कंट्रीज में से कुछ आज भी गरीबी से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तेल के दाम गिर जाते हैं तो पूरी इकोनॉमी ही गिर जाती है। दुबई का पड़ोसी देखो, अबू धाबी, उनके पास दुबई से 10 गुना ज्यादा तेल था। उन्होंने भी स्मार्ट काम किया, लेकिन दुबई ने कुछ और ही कर दिया। दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम ने एक ऐसा गैम्बल खेला जो उस वक्त लोगों को पागलपन लगता। अब यहाँ एक ट्विस्ट है जो 99% वीडियोस मिस कर जाते हैं। दुबई अमीर से तेल के मिलने के बाद नहीं बनना शुरू हुआ, उसकी हसल तेल से पहले ही शुरू हो चुकी थी। 1950s में दुबई के पास तेल नहीं था, कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी क्रीक थी जहां से ट्रेडिंग होती थी। लेकिन शेख राशिद को पता था अगर बड़े शिप्स इस क्रीक में आ सके तो दुबई एक रियल ट्रेडिंग पोर्ट बन सकता है। प्रॉब्लम ये थी, दुबई के पास पैसा नहीं था इसको ड्रेच करने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने कुवैत से पर्सनल लोन लिया। एक शेख दूसरे देश से पैसा उधार मांग रहा है अपने खुद के शहर के लिए, ये था कमिटमेंट का लेवल। क्रीक ड्रेज हुई, बड़े जहाज आने लगे, और उसी वक्त एक और चीज हुई जो हिस्ट्री बुक्स में कम ही मिलती है। दुबई गोल्ड स्मगलिंग का हब बन गया। इंडिया में उस वक्त गोल्ड इंपोर्ट पर बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शंस थे। लोग दुबई से लीगली गोल्ड खरीदते और फिर छुप के इंडिया में स्मगल करते थे, रात के अंधेरे में, समुद्र के रास्ते। ये सुनने में इलीगल लगता है, और था भी, लेकिन इसने दुबई को एक चीज दी जो प्राइसलेस थी। ग्लोबल ट्रेडिंग नेटवर्क्स, बैंकिंग रिलेशनशिप्स, और एक मर्चेंट क्लास जो ऑलरेडी इंटरनेशनल बिजनेस समझती थी। जब तेल आया, दुबई कोई नया खिलाड़ी नहीं था, वो ऑलरेडी ट्रेडिंग दुनिया का इनसाइडर। 1970s, दुबई के पास पैसा है तेल से, और शेख राशिद एक डिसीजन लेते हैं जो हर एडवाइजर को शॉक कर देता है। वो पूरे दुबई के तेल रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा एक चीज में डाल देते हैं, जबल अली पोर्ट। एक ऐसा पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड हार्बर बनने वाला था, डेजर्ट में। लोग कहते थे इसको कोई यूज नहीं करेगा, ये पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन शेख राशिद की सोच सिंपल थी। दुबई की लोकेशन देखो, यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों के बीच में। अगर मैं दुनिया का ट्रेडिंग हब बना दूं तो मुझे अपना तेल बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दुनिया खुद यहाँ आएगी। और यही हुआ। जबल अली आज भी दुनिया का सबसे बिजी पोर्ट में से एक है। याद है मैंने बोला था रिसोर्स कर्ज के बारे में? दुबई ने बिल्कुल अपोजिट किया। उसने अपना रिसोर्स यूज किया ताकि वो रिसोर्स इंडिपेंडेंट बन सके। दुबई ने एक और चीज की जो जेन्युइनली गेम चेंजिंग थी, फ्री ट्रेड जोन्स। मतलब क्या? कोई भी फॉरेन कंपनी दुबई में आके बिजनेस खोल सकती थी, बिना किसी लोकल पार्टनर के, बिना हैवी टैक्स के, और अपना 100% प्रॉफिट अपने पास रख सकती थी। दुनिया भर के बिजनेस ये सुन के चौंक गए कि बाकी मिडिल ईस्ट में ऐसा नहीं होता था। हर जगह लोकल स्पॉन्सर चाहिए होता था, कॉम्प्लिकेशंस होती थी। दुबई ने कहा आओ अपना बिजनेस यहाँ सेट करो, हम आसान बना देंगे। रिजल्ट, थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज अपना मिडिल ईस्ट या एशिया हेडक्वार्टर्स दुबई शिफ्ट करने लगे। गोल्ड ट्रेड, डायमंड ट्रेड, टेक कंपनीज सब यहाँ आने लगे। और फिर 1985 में एक और बोल्ड मूव, एमिरेट्स एयरलाइंस। दो पुराने प्लेन से शुरू हुई एक एयरलाइन जो आज दुनिया की सबसे बड़े एयरलाइंस में से एक है, और दुबई को लिटरली दुनिया के हर कॉर्नर से कनेक्ट करती है। एक और चीज जो शायद आपको ना पता हो, 1966 में जब तेल मिलने वाला ही था, दुबई और कतर दोनों एक ही करेंसी यूज करते थे, कतर दुबई रियाल। लेकिन जब कतर ने डिसाइड किया कि वो अपनी करेंसी डीवैल्यू करेगा बहरीनी दिनार के अगेंस्ट, दुबई ने तुरंत एक रिस्की मूव लिया। उसने अपनी खुद की करेंसी बना दी और उसको इंडियन रुपी से पेग कर दिया।
क्योंकि दुबई की ट्रेडिंग इंडिया के साथ सबसे ज्यादा थी। छोटा सा डिसीजन लगता है, लेकिन इसने एक जरूरी सिग्नल दिया दुनिया को कि हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। यही कॉन्फिडेंस, यही इंडिपेंडेंट थिंकिंग बाद में फ्री जोन्स और जेबल एली जैसे बड़े गैम्बल्स में दिखी। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेडिंग और बिजनेस तो ठीक है, लेकिन बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा ये सब क्यों बनाया? यही दुबई का रियल जीनियस है, इमेज बिल्डिंग। 1999 में बुर्ज अल अरब बनाया, दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल बोला जाता है। क्या ये फाइनेंशियली जरूरी था? नहीं, लेकिन उसने एक काम किया, पूरी दुनिया का ध्यान दुबई की तरफ खींच लिया। हर न्यूज़ चैनल, हर ट्रैवलर, हर बिजनेसमैन सोच रहा था, ये जगह क्या है जहाँ ऐसी चीजें बन रही हैं। दुबई ने खुद को एक ब्रांड बना दिया, और ब्रांड बन जाने के बाद टूरिज्म आया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आया, और दुनिया भर के रिच लोग यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने लगे। आज दुबई की इकोनॉमी में तेल का कंट्रीब्यूशन 5% से भी कम है। जिस चीज से सब कुछ शुरू हुआ वो अब ऑलमोस्ट इररेलेवेंट है। तो असली लेसन क्या है? दुबई अमीर नहीं बना क्योंकि उसके पास तेल था, वो अमीर बना क्योंकि उसके लीडर्स ने समझ लिया कि तेल टेम्पररी है, लेकिन अगर आप ट्रेड, कनेक्टिविटी और ट्रस्ट बिल्ड कर लो तो वो परमानेंट असेट बन जाते हैं। जब शेख राशिद ने जबल अली पोर्ट बनाया, लोग उसे राशिद्स फॉली बुलाते थे, यानी राशिद की बेवकूफ़ी। आज वही पोर्ट दुबई की बैकबोन है। सबसे बड़ा रिस्क लेने वाला ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड पाता है, बट सिर्फ तब जब वो रिस्क एक क्लियर विजन के साथ लिया गया हो। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले कि दुबई सिर्फ तेल के पैसों से बनाए हैं, उन्हें ये वीडियो दिखा देना। दुबई की असली कहानी ये है कि एक छोटे से डेजर्ट टाउन ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को स्मार्टली यूज करके खुद को दुनिया के सेंटर में बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।